Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So today we are starting unit number 3, respiratory system. In this video we will cover the MCQs and first 6 short questions which will explain in easy and engaging way. Let's begin. First MCQs is one reason for emphysema is a respiratory disorder, respiratory disease. Of course, इसके ऑप्शन अगर हम देखेंगे exercise and food are not the cause of any disease. Iron deficiency जो है ना, it also causes the disease but not respiratory disease. Respiratory disease का direct cause क्या है? Smoking. And question number 2 is in humans during expiration means exhalation or we can say breathing out, diaphragm और ribs के साथ क्या हो रहा होता है? Diaphragm बच्चे डायफ्राम मसल्स टू रिलैक्सेस, डायफ्राम के मसल्स जो होते हैं ना वो रिलैक्स करते हैं, मींस डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। कैसे? डूम शेप स्ट्रक्चर में आ जाता है, मींस ये रेज हो जाता है। और रिब्स क्या होता है, वो उसके मसल्स भी रिलैक्स करते हैं जब, तो रिब्स जो पसलियां हैं हमारे ये डाउनवर्ड चली जाती हैं। ये क्या करती हैं? पीछे की अंदर की तरफ, चेस्ट के अंदर की तरफ हो जाते हैं, तो ये लोअर हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Then question number 3 is the innermost chamber of respiratory system into which air can be drawn. Respiratory system का innermost chamber, lungs के अंदर innermost chamber कौन सा होता है? Alveoli होता है. So the correct option is alveoli. What is the percentage of oxygen in expired air when the person is resting? Expired air में की percentage क्या? 16% में ऑक्सीजन की percentage. Which process does not use energy released by respiration? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो एनर्जी यूज नहीं करता, जो रेस्पिरेशन होती है? बच्चे द करेक्ट आंसर इज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वुलर सरफेस. बच्चे जो गैसेस एक्सचेंज चल रहा होता है एल्वुलाई में, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से चल रहा होता है. डिफ्यूजन का प्रोसेस इज टोटली बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. So this process doesn't need energy to perform this function. Question number 6. Which part does a molecule of oxygen takes as it enters the body? ऑक्सीजन को किस सीक्वेंस से रेस्पिरेटरी सिस्टम इनसाइड लेके जाता है? ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस, लैरिंक्स, ट्रोकिया. लैरिंक्स और ट्रोकिया ब्रोंक्यूल से पहले आते हैं. यहाँ पे भी सेम वैसा ही है. सो फर्स्ट टू आंसर्स आर नॉट करेक्ट. इन ऑप्शन गिवन ऑप्शन में सबसे पहले आता है ट्रोकिया. ट्रोकिया के बाद आता है ब्रोंकस. ब्रोंकस मेन जो होती है ब्रोंकाई, मेन जो पाइप होता है उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल. आगे जो लंग्स के अंदर आके वो फर्दर सब डिवाइड होता है, उनको मतलब इस सब डिविजन को कहते हैं ब्रोंक्यूल. तो यहाँ पे ब्रोंक्यूल फर्स्ट गिवन है, ब्रोंकस बाद में गिवन है. दैट इज नॉट राइट. ब्रोंकस जो प्लूरल फॉर्म है ब्रोंकाई की, नहीं, ब्रोंकस सिंगुलर फॉर्म है ब्रोंकाई की. तो ब्रोंकस या ब्रोंकाई क्या कहलाते हैं? फर्स्ट आते हैं, देन उसके बाद ब्रोंक्यूल आते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. When you inhale the diaphragm, अब उसी तरह से आगे कि जब हम ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं तब डायफ्राम क्या करता है? The muscles in diaphragm contract. This pulls the diaphragm downward. Muscles क्या करते हैं? Contract करते हैं और ये मूव करता है डाउनवर्ड. स्पेस प्रोवाइड करने के लिए डायफ्राम एब्डोमेन की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा. रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज इन्वॉल्व्स. रेस्पिरेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा उसमें उसके इस प्रोसेस में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? गैसियस एक्सचेंज. मेन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज गैसियस एक्सचेंज. अदर ऑप्शन अगर हम देखें, ये उसकी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये उसका एक है, ये भी उसका एक तरह से रिएक्टेंट है कि ऑक्सीजन कंज्यूम ही है. एक्चुअल स्टेप क्या है, एक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज. The gas exchange portion of human respiratory system is of course alveoli. Alveoli में blood capillaries alveoli के अराउंड होती हैं और यहाँ से gaseous exchange होता है, lungs के अंदर होता है alveoli. Question number 10 is the disease involving breakdown of air sacs of the lungs is. कौन सी डिजीज है जिसमें
लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं उनमें ब्रेक डाउन होता है। अगर हम पेज नंबर 41 पर देखें एम्फीसेमा में, वहाँ पे बच्चे गिवन है cause में it is due to the gradual breakdown of the thin walls of alveoli। alveoli ही है वो हिस्सा, एयर साइक लाइक हिस्सा है, उसकी जो ब्रेक डाउन है, उसकी जो वॉल्स की ब्रेक डाउन है वो एम्फीसेमा में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज एम्फीसेमा। विच ब्लड वेसल सराउंड्स द एल्वुलाई? एल्वुलाई को कौन सी ब्लड वेसल सराउंड करती है? ऑफ कोर्स कैपिलरीज। डिफ्यूजन का प्रोसेस कैपिलरीज में होता है। इज एनेस्थेमा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अकर्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई? कंस्ट्रक्शन कहते हैं बच्चे किसी नाली वगैरह को नैरो करना, किसी पैसेज को नैरो करना। तो इसमें क्या होता है, एस्थमा में भी जो ब्रोंकाई होता है, जो फूड वो रेस्पिरेटरी पाइप होता है ब्रोंकाई, उसको नैरो कर देते हैं, मतलब उसका जो है विड्थ है वो कम कर देते हैं। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। The percentage of oxygen gas in inspired is 21% and expired air is 60%. The difference in the amount of oxygen gas is due to the, क्यों? क्योंकि वो यूटिलाइज हो गया ऑक्सीजन इन एनर्जी प्रोडक्शन। Question number 14 is which of the following go best to describe the action of different structure associated with the process of inhalation? Inhalation में diaphragm, rib muscles और ribs का क्या हो रहा है? Basically inhalation के process में diaphragm contract, so यहाँ पे पहले दो ऑप्शन आ गए, diaphragm contract करता है, intercostal muscles also contract, मसल्स कंट्रैक्ट, रिब मसल यहाँ पे कंट्रैक्ट करते हैं, और क्या होता है विच पुल्स रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। सो ऑफ कोर्स रिब्स जो होती हैं रेज हो जाती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डायफ्राम, सीलिया एंड म्यूकस इन ह्यूमन गैसियस एक्सचेंज? डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है to cause breath in, और सीलिया उनका रोल क्या होता है कि वो म्यूकस को कैरी करती है टू द थ्रोट। वो जो म्यूकस है उसमें ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा होते हैं, उनको थ्रोट की तरफ ये पुश करते हैं, ये इस तरफ लेके आते हैं ताकि हम अपने माउथ के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर सकें। देन म्यूकस जो है ना, म्यूकस का क्या काम है? इट ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Now let's start short questions section 2. Short questions. Short question number 1 is how gas exchange of gases takes place in alveoli? हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि alveoli में gaseous exchange हो रहा था। alveoli क्या है? air like structures, air sacs like structures हैं lungs के अंदर। The exchange of gases in alveoli occurs through diffusion. Diffusion के process होता है। Each alveolus is surrounded by a network of capillaries where the blood and air lie side by side. The inner surface of alveoli is moist, allowing oxygen to dissolve and then diffuse through the thin walls of alveoli into the blood. At the same time, carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli, moving in the opposite direction. This exchange occurs across the thin membrane of the alveolus and capillaries. But actually alveoli के अराउंड उनके ऊपर कवर बना होता है ब्लड कैपिलरीज का। अब दोनों की वॉल्स थिन है, सो डिफ्यूजन का प्रोसेस हाई रीजन टू लो रीजन प्रोसेस पॉसिबल है। एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसके बाहर मतलब ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन विल अकर फ्रॉम एल्वेलाई टुवर्ड्स द कैपिलरीज। ओके, अब ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द एल्वेलाई। This is how gaseous exchange takes place. What is the effect of exercise on the rate of breathing? एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो सांस लेने का जो प्रोसेस है उस पर क्या असर होता है? एक्सरसाइज इंक्रीजेस द रेट ऑफ ब्रीथिंग. During exercise, the body's muscles require more oxygen and produce more carbon dioxide. To meet this increased demand, the breathing rate becomes faster and deeper, allowing more oxygen to enter the lungs and more carbon dioxide to be removed from the body. This helps maintain the balance of gases in the blood and supports the increased energy needs during the physical activity. बच्चे
जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके लिए क्या है, हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, और उसमें क्या होता है, उसके प्रोसेस में हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रही होती है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होना मैंडेटरी हो जाता है, ताकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है मोर ऑक्सीजन इनटेक कर सके, और मोर जो कार्बन अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको जल्दी से जल्दी रिमूव कर सकें। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ब्रीथिंग का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। कंपेयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। जो हम एयर इनटेक करते हैं या एयर एक्सहेल करते हैं, एक्सपायर करते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। हम कुछ फीचर्स देखेंगे कि ऑक्सीजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। ऑक्सीजन जो इंस्पायर्ड, जो इनटेक की जाती है, उस जो गैस मतलब जो एयर इनटेक की जाती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, 21% होती है, और जो एक्सपायर की जाती है वो 60%, वो लोअर होती है, 16% होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी लो, इंस्पायर्ड एयर में ये बहुत कम होती है, क्योंकि बाहर फ्रेश एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, तो 0.04%। और एक्सपायर्ड एयर में ऑफ कोर्स हमारी बॉडी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर प्रोड्यूस हुई वो रिमूव होनी है, वो 4% होती है। नाइट्रोजन इंटर भी 79% होती है और एग्जिट भी 79% होती है। क्यों? क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में इसकी रेशियो है 79%। हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको यूज़ करने की सलाहियत नहीं है। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट्स के थ्रू हम नाइट्रोजन हासिल करते हैं। हम डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से नो सिग्निफिकेंट चेंज, हमारी बॉडी इसको यूज़ किए बगैर ही अपने से रिमूव कर देती है। वाटर वेपर्स, जो एयर में वाटर वेपर्स होते हैं वो लेस वेरिएबल होते हैं, वेरीज विद इन्वायरमेंट। अगर हम जिस इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं वहाँ पे वाटर वेपर्स, हवा में ज़्यादा नमी है तो हमारी बॉडी में जो एयर आएगी वो ज़्यादा नमी होगी। अगर बाहर हम जहाँ पे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट में ही ऑलरेडी लेस है तो हमारी बॉडी में भी लेस जाएगी, तो ये लेस वेरिएबल है, इट वेरीज विद इन्वायरमेंट। जबकि जो एक्सपायर्ड एयर है वो उसमें मोर वेरिएबल होती है। कैसे मोर वेरिएबल होती है, ज़्यादा वेरी करती है कि जैसे ही ये ऑलमोस्ट सेचुरेट हो जाती है मॉइस्चर के साथ। जो हमारी बॉडी से मॉइस्चर निकलता है वो हमारी बॉडी में क्योंकि मॉइस्चर होता है, वाटर अमाउंट होती है, जब हम ब्रेथ आउट करते हैं तो वाटर वेपर्स हम अपने सांस में बाहर ज़्यादा वाटर वेपर्स निकाल रहे होते हैं। टेम्परेचर वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग्स, बट जो हम एक्सपायर करते हैं तब हम वो हमारे जो सांस होते हैं उसका टेम्परेचर वही होता है जो हमारे इंटरनल बॉडी का होता है। डस्ट पार्टिकल्स मे बी प्रेजेंट ऑल्दो दे आर फिल्टर्ड बाय, मतलब इसमें प्रेजेंट होते हैं जो आपकी फ्रेश एयर है बाहर, वहाँ पे क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो इंस्पायर्ड एयर में होते हैं जो बाद में सीलिया और नोज रिमूव करते हैं। जबकि एक्सपायर्ड एयर, क्योंकि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट इज क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन जो उसमें क्या होता है, लिटल इफ मतलब पॉसिबल नहीं है कि उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोविड-19 अफेक्ट ब्रोंकाई। जो कोविड-19 रेस्पिरेटरी डिजीज थी, सांस के थ्रू फैल रही थी, तो ये कैसे हमारे ब्रोंकाई एयर पैसेज वे है उसको कैसे अफेक्ट करती थी। वायरल इन्फेक्शन लाइक कोविड-19 cause inflammation in the bronchi, leading to the swelling and increased mucus production. This narrow the air passageways, making breathing difficult. It can also damage the bronchial lining, triggering coughing and irritation. बच्चे इसमें सबसे पहले इन्फ्लेशन सूजन कर देती है, जो ब्रोंकस एयर पैसेजवेज है उसमें स्वेलिंग कर देती है, सोजिश करती है, स्वेलिंग करती है, और क्या होता है उससे म्यूकस की जो प्रोडक्शन है उसको ट्रिगर करती है। म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो अंदर उसमें क्या नाम है ब्रोंकाई में ज़्यादा मूव कर देता है। तो ये सारी तीनों चीज़ें मिलके क्या करती हैं, नैरो कर देती है, पतला कर देती है एयर वेज को। वहाँ से ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन गैस है जो हम इनटेक करें या हम आउटटेक करें उसका पैसेज के लिए रास्ता तंग हो जाता है। तो और साथ साथ ये क्या करता है, क्योंकि स्वेलिंग हुई तो सोजिश होते हैं, और हवा जब हम ज़्यादा
कोशिश करते हैं, इनटेक या आउटटेक करने की कोशिश करते हैं, तो जो ब्रोंकाई की जो लाइनिंग होती है, वॉल्स होती हैं, इंटरनल सरफेस ऑफ वॉल्स होती है, वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे कफिंग ज़्यादा हो जाती है और गले में इरिटेशन भी होती है। What is the importance of breathing in fresh air? Oxygen is needed for respiration. Respiration is needed for energy. Thus, the net result of breathing in fresh air is to get more energy. Fresh air is free of pollutants, for example, carbon monoxide, smoke, chemicals, and other disease-causing agents. Thus, breathing in fresh air is best way of prevention from many infectious diseases. बच्चे कहते हैं ना कि फ्रेश एयर में सांस लेना चाहिए, पोल्यूटेड एयर में सांस नहीं लेना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेश एयर की? क्यों हमें ऑक्सीजन तो मैंडेटरी है, और उसके क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें सांस तो लेनी है। फ्रेश एयर है कि पोल्यूटेड एयर है? तो फ्रेश एयर क्या है, ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट्स नहीं होते, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, स्मोक नहीं होता, केमिकल नहीं होता, और बाकी भी डिजीज काजिंग एजेंट्स नहीं होते। तो इस तरह से हम अपने आप को इन्फेक्शन और डिजीज से बचा सकते हैं। अगर हम पोल्यूटेड एयर में सांस लेंगे तो हम ज़्यादा चांसेस है कि हम इन्फेक्शन और डिजीज़ से ना बच पाए। What is the importance of keeping nasal and oral cavity clean? Nasal cavity ये जो nose cavity है, और oral cavity जो हमारा mouth cavity है। Anything that enters the body has to pass through the nasal cavity and oral cavity. Air passes through the nasal cavity. If the cavity is clean, then air entering lungs will be clean, and thus lungs will be safe from germs and infection. Food passes through the oral cavity to enter the gut. If oral cavity is not clean, germs along with food enter the gut and will cause disorder of the gut. You will breathe out bad odor. Your teeth will start decaying. Basically इसमें ये है कि अगर हम एक नेजल कैविटी से हम एयर अंदर करते हैं, और ओरल कैविटी से हम क्या करते हैं, फूड इंटर करते हैं हमारे बॉडी में। अगर नेजल कैविटी साफ है तो जो हमारे लंग्स को एयर मिलेगी वो भी साफ मिलेगी। इस तरह से हमारे लंग्स हेल्दी रहेंगे, कोई इन्फेक्शन कोई डिजीज नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम खाना खाएंगे, अगर हमारे माउथ में जर्म्स मौजूद हैं ओरल कैविटी में, तो उस खुराक के साथ हमारे गट में, हमारे स्टोमिक में चले जाएंगे, स्टोमिक की बीमारियां करेंगे, और हमारे जो टीथ हैं वो भी गलना सड़ना डिके करना स्टार्ट हो जाएंगे। And that's wrap up of the MCQs and short question 1 to 6 of Unit 3 Respiratory System. If you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe. Comment below if you have any questions or need clarification. Allah Hafiz. See you in next video, inshallah.